आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ शेयर किए हैं नफीसा। आप एंड तक सुनिएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और इस स्टोरी से ज़रूर कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये स्टोरी इस तरह है। नफीसा बताती है कि वो लोग पहला जो घर बनाए थे उनके पापा, उस घर में वो लोग शिफ्ट हो गए। उनका पहला दिन ही था। वो लोग अच्छी तरह से अपना सामान भी सेटअप कुछ नहीं किए हुए थे और फिर सुबह जब रात को बहुत ही थके हुए थे तो सब कोई सो गए। बाहर से खाना ला के खाए और सो गए। सुबह जब उठा उन लोगों ने तो देखा कि उनके जो 3 फ्लोर्स में बना हुआ था वो घर काफ़ी अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया था, नए तकनीकों से, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से। तो वो जो 3 स्टोरी में ही 3 फ्लोर में ही उनका मुर्दा परिंदा मिले। सुबह उठकर उसके पापा पूरी तरह विजिट कर रहे थे अपने बिल्डिंग्स में और उनको 3 मुर्दा परिंदा मिला। इसकी वजह से उनके पापा को अच्छा नहीं लगा कि हमारा पहला दिन ही था कल और आज ही इस तरह से क्यों हुआ। उन्होंने इसके बावजूद किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन नफीसा उठ चुकी थी। नफीसा ने भी देखा। उनके पापा ने तीनों परिंदों को उठाया और उठकर टेरेस में जाके उनके सामने वाले एक प्लॉट में फेंक दिया। उसके बाद वो दोपहर को सब कुछ काम धाम हो गया उनका। बहुत सारे सामान इधर से उधर सारे उन लोगों ने मिलकर सेटअप किया, उनका बड़े भाई ने, नफीसा ने। उसके बाद दोपहर को जब लोग खाना बना के खाने लगे तो उनका खाना जैसे सड़ गया। ये बहुत ही हैरान कुछ बात थी क्योंकि उन्होंने ताज़ा खाना बनाया था, नफीसा और उसकी मम्मी दोनों ने मिलकर। ये सुनकर इसके पापा बहुत ही अचंभा हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, अभी अभी खाना बनाओ। लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाए थे, थके हारे थे। तो इसीलिए उसकी मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी और एक चटनी बना दी थी, दोनों ही सड़ चुके थे, जबकि तभी गरम गरम बनाई गई थी। इसके बाद उसके पापा बाहर से खाना लाए और उन लोग खा लिए। फिर उन लोग का जो जैसा काम करना था उन लोग काम करना स्टार्ट कर दिया, इतना नहीं सोचा। फिर रात के वक्त उसके पापा ने कहा कि खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, चलो आज हमें फिरोज भाई ने बुलाया, वहाँ पर हम लोग खाना खाकर आ जाएंगे। फैमिली के हर मेंबर्स चले गए और उनके वो चाचा फिरोज चाचा के घर में खाना खाकर आ गए। आने के बाद वो देखते ही उन लोगों ने जितना भी सामान रखा हुआ था अच्छी तरह से, और उसमें कुछ कपड़े भी उन लोगों ने बांधा हुआ था, करीब करीब सफ़ेद सफ़ेद कपड़े ज़्यादातर बंधे हुए थे सामानों में। लग रहा था सामानों में जैसे खून के छींटे पड़े हुए हैं। ये देखकर उनके मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और काफ़ी डर गई। उसके बाद उसके मम्मी ने कहा कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना दिन तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर भी उसके पापा ने केयर नहीं किया। उसके पापा बहुत ही अच्छे और बड़े पोस्ट में जॉब भी करते थे। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो आप रात को सो जाओ। बच्चे एक कमरे में सो गए और फिर उसके मम्मी पापा एक कमरे में उसके छोटे भाई के साथ सो गए। सुबह उठने के बाद नफीसा का पापा का बहुत शरीर में दर्द था, सर में भी दर्द हो रहा था, उनका बुखार भी चढ़ी हुई थी। उसके माँ ने उनको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ऐसे ही थकान की वजह से तबीयत खराब हो गई है। करीब करीब 5-6 दिन तबीयत खराब रहने की वजह से उनके पापा भी बहुत तंग आ चुके थे। 2 डॉक्टर भी चेंज किए, लेकिन उसके बावजूद उनको बुखार उतरने का नाम नहीं। और उनका भाई का भी, एक छोटा भाई का भी तबीयत खराब हो गया, उसका भी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी दादी माँ ने जब ये सब सुना तो वो उनके घर पर आ गए। आने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा। वो बोलने लगी तुम्हारे ये घर कुछ शुभ नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम लोग का घर, तुम लोग शायद नमाज पढ़ना वरना एकदम छोड़ चुके हो। नफीसा की मम्मी ने कहा ऐसा नहीं है, हम लोग को जब भी टाइम मिलता है, जब जैसा होता है हम लोग पढ़ते हैं। वो बोले नहीं, मुझे किसी से रब्ता करना पड़ेगा। ये बोल के उन्होंने एक अल्लाह वाले से कांटेक्ट किया और फिर उनको अपने घर पर ले आए। वो जब आए वो अल्लाह वाले आकर विजिट किए। करने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों पर किसी ने काला जादू किया है। काला जादू करके उन्होंने जिन के हाथों ही आपके घर पर वो मुर्दा परिंदा फेंकवाया था, इसीलिए आपके घर में इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर वो कुछ पढ़ाई करके और हमें ताबीज़ देकर चले गए। फिर उन्होंने कहा जितना जल्दी हो सके होगा तो ये घर आप लोग छोड़ दो।
मेरे पापा तो हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। ये हमारा अपना घर है, हम लोगों ने नया नया कंस्ट्रक्शन कराया है, और बाय द वे ग्राउंड फ्लोर में हम लोग रह कर और ऊपर 2 फ्लोर में रेंट आउट करने के लिए घर उसी पर्पस में बनाया गया था। उसके बाद उसके पापा सोचे ठीक है, बच्चों का इतना तबीयत ख़राब हो रहा है और फिर उसके पापा का भी तबीयत ख़राब ही हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये भी हो रहा था, उसके पापा का जॉब में भी काफ़ी परेशानी आ रही थी। उसका भाई इतना अच्छा पढ़ाई करता था, बड़ा भाई, उसका पढ़ाई भी जैसे ख़राब होने लगा था। उसका भाई पढ़ नहीं पाता था। वो पढ़ने बैठता, रात को जब पढ़ने बैठता था उसे लगता था उसके कमरे में कोई आ चल फिर रहा है। ये सब सोचकर उसके पापा ने कहा ठीक है, हम ये घर छोड़ देते हैं। एक रेंट के घर में वो लोग चले गए। जाने के बाद जैसे अचानक से उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। जिसका भी तबीयत ख़राब होता था, तबीयत ख़राब होना बंद हो गया। उसके पापा का जॉब प्लेस में भी सब ठीक ठाक हो गया। तब वो अल्लाह वाले से फिर जब मिले तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारे उस घर में बहुत ही सख्त जीन से काला जादू किया गया है, इसीलिए तुम लोग को इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मैं उस घर से फ़िलहाल तो मैं नहीं हटा सकता उस जिन को, लेकिन हाँ एक बात है, कोई चिल्ला करने वाले से अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट करो तो वो शायद उस जिन को पकड़ सकता है या भगा सकता है, लेकिन मेरे दौरान ये सब काम नहीं हो सकता। वो घर नफीसा के जो घर है अभी भी उसी तरह पड़ा हुआ है, ना वो रेंट आउट हो पाता है ना वो लोग सेल आउट कर पाते हैं। नफीसा के पापा बहुत ही दुखी हो गए हैं उस घर को इस तरह फेंक देने की वजह से, बट वो घर का कुछ भी मामला नहीं ठीक होता और वो घर धीरे धीरे अभी खंडर में परिणत हो रहा है। कोई भी उस घर में नहीं रहता। नफीसा बताती हैं कि उस घर में कभी कभार अगर वो लोग घूमने भी चले जाते हैं कि थोड़ा साफ सफाई करके देख के आते हैं, जैसे लगता है उस घर में कोई चल फिर रहा है, सीढ़ियों में कोई दौड़ भाग रहा है और ऊपर से हंसने की आवाज़ें आने लगती है। वो लोग 2 मिनट भी टिक नहीं पाते उस घर में, इसलिए उस घर में जाना भी अभी छोड़ दिए हैं और उस घर के बारे में बस वो लोग सोचते हैं और बाहर से ही देख कर आ जाते हैं। वो घर बिल्कुल बेकार हो। सुनना। मेरा नाम प्रवीणा है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरे छोटे भाई के साथ मैं रहा करती थी। हमारा घर 2 स्टोरी का हुआ करता था। ग्राउंड फ्लोर में मैं अपने पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ रहती थी और फर्स्ट फ्लोर में दादा दादी रहा करते थे। दादा दादी के जिस फ्लोर में रहते थे कुल 4 कमरे हुआ करते थे। एक कमरा मैं देखी कि हमेशा बंद पड़े रहता था, कभी कोई खोलता ही नहीं था। मैंने दादी से एक दिन कहा कि दादी वो रूम तो साफ सफाई भी नहीं होती है, उसे आप खोलती क्यों नहीं है? दादी ने कहा कि नहीं बेटा, उसे खोलना मत, वो खोलने से हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं तब करीब 14 या 15 साल की थी। मुझे ना समझने की वजह से मैं मम्मी से पूछा तो मम्मी ने भी कहा कि तुझे कोई ज़रूरत नहीं उस रूम के बारे में जानने की, वो बंद है, बंद ही रहने दे, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उस रूम के वजह से आज हम उस फ्लोर को किराए पे भी नहीं दे पाए हैं किसी को, वरना हमने इसी पर्पस में 2 स्टोरीज़ का बना लिया था एक साथ कि हम ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे और फर्स्ट फ्लोर में हम रेंट आउट कर देंगे। मम्मी ने इतना कहा, उसके बाद शायद मम्मी का फ़ोन में रिंग होने लगा तो मम्मी चली गई अपना फ़ोन पिक करके बात करते करते। मैं सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या है उस रूम में। मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इसका चाबी ढूंढूंगी। मैं देखती थी वो काफ़ी बड़ा सा ताला था और उसमें कुछ धागे भी बंधे हुए थे। काफ़ी पुराना लोहे का ताला था। फिर मैंने एक दिन डिसीज़न लिया कि मैं इस ताले का चाबी को ढूंढ कर रहूँगी। फिर मैंने देखा कि मेरी दादी के कमर में एक लंबा सा चाबी बंधा हुआ रहता है। दादी उस चाबी को कभी इधर उधर नहीं रखती थी, बस ना वॉशरूम जाने के टाइम ही उसे खोलकर शायद अपने बेड में रख दिया करती थी। मैंने एक दिन दादी को फॉलो किया, तब मेरी छुट्टियां चल रही थी। मैंने देखा वाकई में उस चाबी को मेरी दादी ने खोलकर अलमारी के अंदर रख दिया और अलमारी जस्ट ऐसे ही क्लोज किया करते थे, चाबी भी नहीं लगाती थी। मैंने दादी जाने के बाद उस चाबी को उठा लिया
उठाने के बाद अपने पास रख ली। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि दादी तो ज़रूर इसे ढूंढेगी, पर ढूंढने से क्या, मैं नहीं कहूँगी कि मैंने लिया है। दादी ने वाकई में आने के बाद उस चाबी को बहुत ढूंढा, पर उन्हें मिला नहीं, क्योंकि वो चाबी मेरे पास थी। रात हुई, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही थी, इस एक्साइटेड में कि मैं वो चाबी कब ताले से खोलूँगी। फिर मैंने रात के समय चली गई उस रूम के पास। रात को लग रहा था उस रूम में कोई झाड़ू मार रहा हो। मैं ताज्जुब हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम सब सो रहे हैं, इसके बावजूद इस रूम में झाड़ू की आवाज़ आ रही है। मैंने उस ताले को खोल दिया। उसके पहले धागों को मैंने खोला, उसके बाद ताले को खोल दिया। खोलने के बाद जैसे लगा अचानक से मुझे कोई स्मेल आया, अनजाना सा बिल्कुल। मैं अंदर घुस गई। घुसने के बाद मैंने जब देखा पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन कुछ आवाज़ ज़रूर आ रहा था। फिर मैं और थोड़ा आगे जब गई, अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं बहुत डर गई। काफ़ी अंधेरा था उस कमरे में। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन खुल नहीं रहा था। किसी को आवाज़ भी नहीं आ रही थी मेरी शायद, इसीलिए मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। फिर मैंने देखा कि वहाँ का अपने आप लाइट ऑन हो गया। कहाँ पे लाइट का स्विच, मुझे वो भी नहीं पता था उस रूम का। फिर मैं देख रही थी कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े काले काले अजीब से कुछ शक्ल वाले इंसान, तो वो नहीं थे, इंसानों का तस्वीर नहीं बनी थी, कोई अजीब सा कोई क्रिएचर का तस्वीर बनी हुई थी। किसी का सर बहुत बड़ा तो किसी का सर बहुत छोटा, कोई छोटा कद का, इस तरह के कुछ कुछ बने हुए थे। मैं डर के मारे बहुत हल्ला मचाने लगी। तब जाकर मेरी दादी सुन पाई। सुनने के बाद दादी, क्योंकि उसी रूम के बगल में उनका रूम हुआ करता था और अंदर से किसी ने बंद कर दिया था वो रूम। दादी ने कहा अंदर से बंद है, तू अंदर से बंद की, खोल खोल। फिर मैंने खोल दिया। खोलने के बाद मैं जब आई, मैं बेहोश हो गई। होश आने के बाद मैं दादी को, दादा को, मम्मी पापा सबको देखी और मैं बहुत डर रही थी कि ये लोग मुझे कहीं ना डांटे, लेकिन किसी ने मुझे डांटा नहीं। मुझे धीरे से दादी ने पूछा, तूने चाबी ले ली थी क्या? मैं रोने लगी और कहा कि हाँ। दादी ने कहा, बेटा उस रूम में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे घर में प्रॉब्लम दे, बट वो रूम हम लोग इसलिए बंद करके रखे हैं कि वो लोग यहाँ पर हजारों साल से रहते हैं। इसीलिए हमें पंडित जी ने कहा है कि उनका आस्थान उन्हीं का रहने दो, तो हम सब सुखी रहेंगे। इसीलिए हमने वो रूम को बिल्कुल बंद रखा है। वो उनका जगह होता है, वहाँ पर हमारा जाना मना है। हम लोग पहले बहुत उनका एहसास होता था, वो लोग हमारे पास खुद को जाहिर भी कर दिए थे, इसीलिए हमने वो रूम बंद करके रखा है। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे जिन्नत का बसेरा है और दोबारा मैंने कभी उसे खोलने की गलती नहीं की। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वसीम। मैं अपने एक कज़िन का स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो कज़िन थे वो अपने जॉब प्लेस से गांव आना पड़ता था। वो हफ्ते में, महीना में एक बार ज़रूर आया करते थे, लेकिन उनका गांव का रास्ता काफ़ी सुनसान होने के कारण उन्हें डर भी लगता था। ट्रेन से उतर के उनको कोई सवारी ऐसे नहीं मिलती थी कि वो उसमें आ जाए। गांव का रास्ता कच्ची रास्ता थी और वो बहुत ही पेड़ों से और झाड़ियों से भरी हुई होती थी। एक रोज की बात है, वो ट्रेन से आ रहे थे। एक ही ट्रेन हुआ करता था, उनके गांव पास होके दूसरे गांव जाया करता था, टाउन जो भी आगे जाया करती थी। इसी तरह मेरा कजिन एक दिन ईद मनाने के लिए अपने फैमिली के साथ वो आ गए गाँव। वो गांव में आने के लिए ट्रेन में जब बैठे, उसके कुछ ही दूर बाद उन्होंने देखा कि एक औरत एक बच्चे पकड़े हुए वो खड़ी हुई है ट्रेन में। तो सबने कहा कि ये मर्दों के कंपार्टमेंट में क्यों आ गई है।
तो टिकट चेकर को बुलाने पर वो उन्होंने कहा कि रुको, ट्रेन जब नेक्स्ट ट्रेन में रुकेगी तो हम लोग इसको दूसरे कंपार्टमेंट में भेज देंगे। उसके बाद वो औरत जाकर मेरे कज़िन के पास ही जाके बैठ गई। मेरे कज़िन ने जब देखा तो वो औरत का चेहरा बिल्कुल उसने एक कपड़े से ढक रखा था और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था जो कि पूरे कपड़ों में लपेट के रखी थी। उसे देखकर मेरे कज़िन को थोड़ा सा खौफ आ रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो औरत बहुत ही परेशान लग रही थी। उसके हाथ पैर अजीब से लग रहे थे। वो बार बार उसे देखता और फिर अपने आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता। फिर सब कोई रात के होने के वजह से सो गए। सोते सोते मेरे कज़िन को लगा कि नहीं, मेरा स्टेशन अब आने वाला है, मुझे उतरना होगा। तब करीब करीब 4:30 बज रहे थे। उसने देखा और वो खड़ा हो गया। वो जब दरवाजे के पास जाके ट्रेन का खड़ा हुआ तब देख रहा है कि वो औरत भी झटपट से उठ के उसके पीछे आके खड़ी होगी। उसने देखा कि ये औरत मेरे पीछे क्यों खड़ी हुई है। फिर भी उसने कुछ नहीं सोचा, अपने स्टेशन में उतर गया। उतरते उतरते करीब करीब तब 4:45 बज गए थे। शदीद ठंड पड़ी हुई थी। बहुत ठंड होने की वजह से काफ़ी धुंध भी हुई थी। मेरे कज़िन अपने गांव के रास्ते जाने का बहुत उसे डर लगता था क्योंकि गांव का रास्ता काफ़ी सुनसान हुआ करता था। वो अपना आगे जब बढ़ते गया तब देखता है कि वो औरत मुसलसल उसके पीछे ही है, कंटिन्यू उसके पीछे ही चले आ रही थी। ये देखकर मेरे जो कज़िन थे उनको बहुत डर लगा और वो अपना आयतल कुर्सी पढ़ने लगे जोर जोर से और दौड़ने लगे। वो जब दौड़ रहे थे वो औरत भी उनके पीछे दौड़ने लगी और उसके गोद में जो बच्चा था वो बहुत जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा। मेरे जो कज़िन थे वो सोचे अब मैं शायद मरने वाला हूँ, इसीलिए ये औरत मेरे पीछे आ रही है। फिर भी उन्होंने अपना दिल को ढांढस बंधाया और आयतल कुर्सी का ब्रीथ किया और जोर जोर से दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते देखे कि थोड़ा सा आगे एक घर है। उन्होंने चाहा कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाता हूँ, ये औरत चली जाएगी तो ही मैं अपने घर पर जाऊँगा। उसके बाद जब उन्होंने पीछे देखा तो वो औरत बिल्कुल दिख रही थी। उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो बच्चा भी अजीब सा रो रहा था। मेरे कज़िन ने जब वो कॉटेज में जाकर नॉक किया तो कोई नहीं खोला। बार बार दरवाज़ा को धक्का देने पर भी कोई नहीं आया और किसी ने नहीं खोला। तो मेरे कज़िन फिर से दौड़ने लगे और अपना आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। जाते जाते फिर देख रहे हैं कि कई लोग आगे से आ रहे हैं, कुल्हाड़ी कुछ कुछ पकड़ के अपना इंस्ट्रूमेंट। तब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। तब वो उन्होंने समझा कि ये औरत शायद चली गई है। वो अपने घर आ गए। घर आने के बाद जब उन्होंने अपने मॉम डैड से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया ऐसा तो कुछ किसी के साथ होता नहीं है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, पता करना पड़ेगा। वहीं के गांव के एक मस्जिद के बुजुर्ग के साथ जब उनके पापा ने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो घूमती फिरती होगी, कोई आत्मा या कोई बदरू। रेलवे स्टेशन में काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इसीलिए कोई होगी जो उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन तुम्हारे बेटे ने अपने साथ आयतल कुर्सी का ब्रीथ करने के वजह से तुम्हारा बेटा बच गया है। कोई बात नहीं, हमेशा बेवजू रहने के लिए बोलो और आयतल कुर्सी का ब्रीथ करने बोलो, कुछ नहीं होगा।